गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में? चलो, केम छो? मजा में? चलो, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए सेशन की शुरुआत करें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो सेशन की शुरुआत करें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और मैं आप लोगों से यही कहूंगी, जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी संकल्प सीरीज को या जो पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं उन्होंने नहीं देखा तो फटाफट देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जो है पुराने जो भी आपके सीरीज रही है टेस्ट सीरीज का संकल्प सीरीज के अंदर जो आप लोगों के शाम की जो क्लास रही है वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे जो है वो आप लोगों के एक तो डाउट्स क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप लोगों को काफी कुछ जानने को मिलता है। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, फटाफट हम करते हैं ताकि आप लोग आगे की स्टडी कर पाए, नहीं थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लेकिन हम हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन। हाँ जी, द मंत्र फेमस, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कहता है। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर। गायत्री मंत्र सभी ने सुना हुआ है, नो डाउट सभी ने सुना हुआ है। कहते हैं कि जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करता है उसको जीवन में हर तरह की क्या मिलती है, सफलता मिलती है। ये बात आप मेरे मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हर टीचर की बात को कुछ मजाक में लेते हैं, कुछ सीरियस लेते हैं, कुछ कैसे। तो आप लोग इस बात को मेरी सीरियस ही मान के चलिएगा, क्योंकि ये चीज आप आजमा के देखिएगा। जिस दिन आप लोग सुबह सुबह उठकर देखिए, जब सुबह आप उठते हैं सबसे पहले जैसे ही आप उठते हैं, उठने के बाद अपने बेड पर ही जहां पे भी आप सोते हैं वहां पर अपने हाथों की हथेलियों को देखो, गायत्री मंत्र का जाप करो या फिर एक विष्णु मंत्र आता उसका जाप कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, चाहे वो देर से ही मिले, लेकिन आप लोगों को पक्का आप खुद नोटिस करोगे कि पूरा दिन आपका कितना पॉजिटिव में जाता है। क्लियर? बात समझ? आप खुद को, आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। क्लियर? तो देखिए गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना हुआ है, ओम भू भव स्वा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र जो हम सुनते आ रहे हैं या हम बोलते हैं, तो ये कहाँ पे, ऋग्वेद के कौन से, मतलब कि ये जो मंत्र है वो किस ग्रंथ में पाया गया है। आपको पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो मंत्र है किस वेद में या किस ग्रंथ में पाया गया है? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड मनुस्मृति। जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट क्या हो सकता है। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार करवाया है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 पार्ट हैं। इस 10 मंडल के अंदर जो तीसरा मंडल है, कौन सा? तीसरा जो मंडल है जिसे किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। इस तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया गया है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो हमारा सबसे पवित्र मंत्र है ओम भू भव स्वा, गायत्री मंत्र जो है वो किस में दिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 10 मंडल के तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया गया है। तो जो तीसरा मंडल था वो किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। तो क्वेश्चन सीधा सा बनता है कि प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो वो किस मंत्र व्यक्ति के? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? स्टूडेंट समझ में आया? अगर आप लोग को
लगता है कि मैम जो है हमारे भले के लिए कहते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम जो कहने, अगर आप लोग थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप मुझके मेरी कही हुई बातों में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मैम जो हमारे लिए कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, आप जब सुबह उठें, कल सुबह सबसे पहले उठने के बाद अपने हाथों की हथेलियों को देखें और उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे आप लोग कितना पॉजिटिव फील करेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। क्लियर? जैसे ही सुबह उठते हैं अपने हाथों को क्या कीजिए, रब कीजिए, फिर अपने हाथों की हथेलियों को देखिए और गायत्री मंत्र या फिर एक विष्णु मंत्र आता है उसका आप जाप कीजिए। आप खुद बिलीव करेंगे कि आपके अंदर कितना पॉजिटिवनेस आया। और वैसे भी अगर आप लोग, चलो ठीक है, अगर आप लोग इन मंत्रों का जाप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सुबह उठिए, सबसे पहले अपने हाथों को रब कीजिए। आप जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, चाहे सिख धर्म से, चाहे जिस धर्म से भी हैं, आप लोग अपने हाथों की हथेलियों को देखें और उसी भगवान का नाम किया कीजिए, जाप कीजिए। आप खुद बिलीव करेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया है, आप देखेंगे। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, the earliest inscription on the stone was in which language? पत्थर पर सबसे पहला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? भाषा पूछी गई है आप लोगों से, यहाँ पे लिपि नहीं पूछी गई है, यहाँ पर लिपि नहीं पूछी गई है, आप लोगों से सिर्फ भाषा, लैंग्वेज पूछी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाली, संस्कृत एंड प्राकृत एंड ब्राह्मी। तो आप लोगों को याद कीजिए, हमें सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो हमें शिलालेख मिले हैं, वो किसके मिले हैं? हमें अशोक के मिले हैं। किसके मिले हैं? हमें अशोक के मिले हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, वो कौन सी भाषा में है? लिपि नहीं पूछी है मैंने आप लोगों से, सिर्फ मैंने भाषा पूछी है। तो जो अशोक के जो हमें अभिलेख मिले हैं, अशोक के जो स्टोन एडिक्ट्स मिले हैं, वो हमें कौन सी भाषा में मिलते हैं, ये मैंने आपको बखूबी तरीके से मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। आप याद कीजिए, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो हमें कौन सी भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में लिखे मिले हैं। हालांकि मौर्य काल की जो राजकीय भाषा थी, मौर्य काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? पाली थी। अशोक मौर्य में ही आता है। तो मौर्यों की जो राजकीय भाषा थी, एक होता है ना ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पाली थी। लेकिन जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो हमें कौन सी लैंग्वेज में मिलते हैं? प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेख हमें सबसे ज्यादा कौन सी लिपि में मिले हैं, तो हमें कौन सी? ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। क्लियर? बात समझ में? तो याद रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, हमें कौन सी भाषा में मिले हैं? प्राकृत भाषा में मिले हैं। लेकिन मौर्य काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पाली थी। और पूछा जाता है कि अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख कौन सी लिपि में मिले हैं, तो वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा ऑनलाइन? क्लियर है? तो याद रखिएगा, मौर्य काल की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाता है तो भाई पाली है। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में, अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। बात समझ में आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सुल्तान ऑफ दिल्ली, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज द वेरी कंसर्न्ड अबाउट चैरिटी। भाई चैरिटी आ गई तो एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। एंड आल्म्स एंड द एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए खैरात। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान और भिक्षा के लिए, मतलब कि देने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था, उसने इसके लिए एक दीवान एक खैरात नाम के डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताऊं, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि दुनिया में गरीबी बहुत है और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनके लिए हमें ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बनाने चाहिए जहां पर उन लोगों को क्या दिया जाए? दान दिया जाए, उनकी लड़कियों की शादी करवाई जाए, जो लेडीज विधवा हो चुकी हैं उन्हें दोबारा शादी करवाई जाए, जो लड़कियां एजुकेशन नहीं ले सकती उनको एजुकेशन की व्यवस्था करवाई जाए। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंदर एक ही व्यक्ति था जिसने इस चीज पर क्या किया था? फोकस
फोकस किया था, इस चीज पर काम किया था, आप लोगों को ये बात पता है। एक व्यक्ति था जिसने बेरोजगारों को, काश ये आज भी ऐसा होता, इसने क्या किया था, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था और इसने जो मुस्लिम जो लेडीज हैं, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, उन लोगों की शादी, उनकी एजुकेशन, जो मुस्लिम औरतें विधवा हो चुकी हैं उनकी दोबारा शादी, उसकी उसने क्या की थी, व्यवस्था की थी। उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं, दीवान खैरात। खैरात समझते हो? खैरात मतलब खैरात में देना, मतलब कि क्या देना, दान में देना। हम बोलते हैं ना कि मैंने तुझे खैरात में दी, जा ले ले, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम कई बार बोलते हैं ना, जा मैंने तुझे खैरात में दे दी, मतलब मैं तुझे दान में दे दी, मैंने तुझे क्या दे दी, दान में दे दी। तो ये डिपार्टमेंट किसने बनाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोगों को पता है, मैं जानती हूँ। ये जो है व्यक्ति, इसने बेरोजगारों को रोजगार भी दिया, इसने एक दास विभाग जिसे हम गुलाम कहते हैं उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, इसने नहरों का निर्माण करवाया, इसने बगीचों का निर्माण करवाया, इसने बाग का निर्माण करवाया, कृषि के लिए विकास किया, नहरों का निर्माण करवाया। तो ये व्यक्ति कौन था? कौन था? आप सभी को पता है, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई नो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आम जनता के लिए क्या किया था, काम किया था। क्लियर है बात? हालांकि इसका उद्देश्य हमेशा मुस्लिम्स के लिए रहा था, लेकिन फिर भी इसने, चाहे मुस्लिम है भी तो वो भी तो जनता ही है, वो भी तो आम इंसान ही है, तो उन लोगों के लिए इसने क्या किया था, काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आई? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने दीवान खैरात नामक डिपार्टमेंट बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगर क्वेश्चन आप लोगों से आया था कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा एक दान विभाग की स्थापना की थी, तो नाम क्या था, दीवान खैरात। खैरात खैर में देना, खैरात में देना। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आई? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। Who had established जौनपुर? भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता है। हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह शर्की एंड सिकंदर लोदी। हाँ जी भाई बताइए जल्दी जल्दी कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? हाँ जी जल्दी जल्दी बताइए को स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आप लोग बताइए क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जोना खां। क्या नाम था? जोना खां। तो जोना खां के नाम पर ही जौनपुर की स्थापना हुई थी। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नाम के ऊपर ही जौनपुर शहर की स्थापना की थी? की थी? नहीं नहीं। फिरोज शाह जो तुगलक था उसने जोना खां के, मतलब फिरोज शाह जो तुगलक था उसका भाई कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक का भाई था, चचेरा भाई था, मतलब चाचा का बेटा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में जौनपुर शहर, मतलब उसके नाम पर, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या है? जोना खां, ठीक है, उसके नाम पर ही क्या की थी, उस शहर की क्या की थी, स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जोना खां, उसके नाम पर जौनपुर शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। क्लियर बात समझ में आई? इसके अलावा हम बात करते हैं इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर शहर पर क्या किया था, राज किया था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्लियर बात समझ में? तो याद रखिएगा कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम जोना खां के नाम पर की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर बात समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इधर उधर से दिमाग लगाएं तो। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से पढ़िए कि उस मुगल बादशाह को पहचानो। उस यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, मुगल बादशाह आ गया तो आप लोगों को पता ही है, अकबर, बाबर, हुमायूं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। को पहचानो जिसमें पेशेंस मतलब धैर्य और संकल्प, देखो सीरीज का नाम आ गया हमारा संकल्प, के कारण जीवन में सफलता हासिल की थी। मतलब कि उसका जो जीवन है वो हमारे लिए एक सबक है। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ के हर
मोड़ पर क्या रखा, पेशेंस रखा। उसने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को क्या किया था, पूरा किया था। तभी तो मैंने स्टूडेंट आप लोगों की सीरीज का नाम ही संकल्प रखा है, ताकि आप लोगों को ये संकल्प बार बार में याद दिलाए कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ बनना है, आप लोगों को अपने संकल्प को क्या करना है, पूरा करते हैं। कहते हैं ना कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारे रूम के अंदर, जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हो उस रूम के अंदर आप लोगों को जो बनना है उसको एक पेज पे लिख दिया जाता है और नीचे लिखा जाता है कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं ये बनकर रहूंगा। और उस पेज को उस दीवार पर रख लगाया जाता है, जो दीवार आपके सामने बार बार आपकी आंखों के सामने आती है। और ये जो पेज है जो आप लोग सामने लिखते हो, सिर्फ पेज ही नहीं है, वो आप लोगों का संकल्प है, जो आप लोगों को बार बार याद दिलाता है कि आपको कुछ बनना है, आपको कुछ बनना है। तो इसी तरह से बाबर ने भी एक संकल्प लिया था, और उस संकल्प और पेशेंस से हमें क्या लेना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए। तो वो व्यक्ति कौन था, वो कौन था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी बात थी। एक्चुअली होता है कि आप सभी को पता है बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, 1483 में। इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनकी डेथ हो जाती है 1494 को, 1494 को। उस टाइम पर ये जो बाबर नाम का जो बच्चा था वो सिर्फ 11 साल का था। कितने साल का, 11 साल का। आज आप खुद देख सकते हैं 11 साल के बच्चों को क्या आता होगा, क्या तलवार चलानी आती होगी, नहीं चलानी आती। लेकिन बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 11 साल की उम्र में अपने फरगना को संभाला था अपनी दादी की सहायता से। बात समझ में आई। तो ये जो उसका जीवन है, बाद में उसने धीरे 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 धीरे, हालांकि जीवन में बहुत बार हारा, वो बहुत बार हारा, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइफ से सबक लिया और संकल्प लिया कि मुझे किसी भी तरह से इसको क्या करना है, जीतना है। आपके सामने ही है कि भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति जो राणा सांगा, जो मेवाड़ की शक्ति थी, उस व्यक्ति तक को इसने क्या कर दिया था, हरा दिया था। बात समझ में आई। तो ये बाबर ही है जिसने क्या किया था। मतलब देखो, यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ये देख रहे हैं कि हमें उस व्यक्ति की लाइफ से क्या सीखने को मिलता है। हम ये नहीं देखेंगे कि आप सोचो कि देखो मैम कैसे बाबर की वो कर रही हैं तारीफ, नहीं, मैं इस बाबर की नहीं कर रही, मैं मुगलों की नहीं कर रही हूँ, मैं उस व्यक्ति की कर रही हूँ जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, सबक। मतलब हम उसकी लाइफ से सबक सीखते हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। बस मैं कहते हैं ना कि हर चीज में आप नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव भी देखो। तो मैं पॉजिटिव यही देख रही हूँ। हालांकि वो अलग बात है कि मुगलों ने हमारे देश में राज किया, नो डाउट, कोई बात नहीं, हजारों हिंदुओं को मारा, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं उसकी लाइफ से ये सबक लेना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बात समझ में आई। चाहे अगर यहाँ पे कोई हिंदू भी होता तो भी मैं उसकी यही तारीफ करती कि हमें उसकी लाइफ से क्या सीखना चाहिए, सबक सीखना चाहिए, चाहे वो मेरा दुश्मन ही ना क्या होना। तो अगर वो मेरा दुश्मन भी हो, अगर मुझे कहे कि नहीं मुझे पेशेंस से काम लेना, तो मुझे उससे सीख मिलेगी कि यार देखो ये कितना पेशेंस से काम ले, तो मुझे भी पेशेंस से रखना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पर बात हिंदू और मुस्लिम्स की नहीं है, बात मुगलों की नहीं है, बात यहाँ पे कुछ सीखने की है। क्लियर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो था उसने जिंदगी में सफलता हासिल की, किस वजह से, पेशेंस और धैर्य से, क्योंकि 11 साल की उम्र में क्या बन गया था, ये शासक बन गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई स्टूडेंट्स। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर कौन सी चीज नॉट करेक्टली है, सही नहीं है। आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखा यार, सही नहीं है। तो देखिए, तबकाते नासिरी किसकी है, मिनहाज उस शिराज की। ये बिल्कुल सही, आप लोगों को पता ही है कि तबकाते नासिरी किसकी है, मिनहाज उस शिराज की। वो मिनहाज उस शिराज जिसने रजिया सुल्ताना के बारे में कहा था कि उसमें राजा बनने के, मतलब सुल्ताना बनने के सभी गुण थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष क्या था, वो की एक महिला थी। क्लियर। तारीख फिरोजशाही आप सभी को पता है, शम्स सिराज अफीक। तारीख फिरोजशाही दो हैं, एक तो है जियाउद्दीन बर्नी की, और क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी बीच में ही मर गया था तो शम्स सिराज अफीक ने उसको क्या किया था, पूरा किया था। तो तारीख फिरोजशाही दो हैं, यहाँ पे शम्स सिराज अफीक है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, क्या तुगलकनामा जो है इब्न बतूता की किताब थी? तुगलकनामा क्या इब्न बतूता की किताब थी? इब्न बतूता की किताब का नाम तो रेहिला है। इब्न बतूता की जो किताब है, जो उसने किताब लिखी थी, उसका नाम तो रेहिला है। तुगलकनामा जो है वो किसकी है, अमीर खुसरो की है। किसकी है, अमीर खुसरो की है। याद रखिएगा भाई,
अमीर खुसरो की है। हुमायूं नामा आप सभी को पता है गुलबदन बेगम की है, क्योंकि गुलबदन बेगम जो हुमायूं की क्या थी, बहन थी, बाबर की बेटी थी, जिसने अपने भाई के लिए क्या लिखी थी, ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सही मेल नहीं खाता तो तुगलक नामा इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता की किताब का नाम क्या था, रहेला था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तुगलक नामा किसकी है, अमीर खुसरो की है। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स ऑनलाइन? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विच वायसराय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंने देखा है पंजाब में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। विच वायसराय वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्यूर, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल, मतलब जब वो काम कर रहा था उस काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, मेयो, रिपन एंड वेलेस्ली। हाँ जी बताइए, कौन सा ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या, जिसका मर्डर उस टाइम पे हुआ जब वो उस वायसराय की पोस्ट पे था, और कहाँ पे, बताइए मुझे। तो आप सभी को मैं बताऊं, 1872 में अंडमान निकोबार, आप सभी को पता है, जगह नाम सुना होगा आपने, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, वहां पर एक व्यक्ति था पठानी, क्या नाम, कौन था, पठानी था, जिसका नाम था शेर अली। शेर अली, क्या नाम था, शेर अली। इसने क्या कर दी थी, लॉर्ड मेयो की नाइफ से क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। बात समझ में आई कि 1872 में अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पर एक पठानी था जिसका नाम था शेर अली। शेर अली ने एक नाइफ से क्या कर दी, लॉर्ड मेयो की क्या कर दी, हत्या कर दी। बात समझ में आई? और उस टाइम पे लॉर्ड मेयो जो था वायसराय के पद पर था। क्लियर, बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया? एनी डाउट किसी भी तरह का? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान, टेन्यूर के दौरान हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो की। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, आप सभी को ये बंगाल की वंड से रिलेटेड है। लॉर्ड रिपन, जिसने मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहते हैं, उसको हटा दिया था। ये हम बाद में जब टॉपिक करेंगे तब हम आपको क्लियरली बताएंगे। और लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर, तो कौन है, लॉर्ड मेयो है, जो टेन्यूर, जो उसका कार्यकाल था उसके दौरान उसकी क्या हुई थी, हत्या हुई थी। क्लियर, किसने की थी, शेर अली ने। कहां पे की थी, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। क्लियर, कब की थी, 1872 में। क्लियर, आगे देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अजीमुल्ला खां वाज एन एडवाइजर टू, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? हाँ जी बताइए ना, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? क्या वो नाना साहब के थे, क्या वो तांता टोपे के थे, क्या रानी लक्ष्मीबाई के थे, क्या वो कुंवर सिंह के थे? हाँ जी बताइए। आप लोगों को एक मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जो हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसकी जो प्लानिंग की थी ना, जो प्लानिंग, समझते प्लानिंग कि हम 31 मई को शुरू करेंगे। 18, आप सभी को पता है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 31 मई को शुरू होना था। कब शुरू होना था, 31 मई 1857 को शुरू होना था। हालांकि ये अलग बात है कि शुरू 10 मई को ही हो गया था, लेकिन इसकी जो प्लानिंग थी, इसकी जो रूपरेखा थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो शेड्यूल था वो किसने बनाया था, आप लोगों को मैं बता दूं वो किसने बनाया था, अजीमुल्ला खान ने बनाया था। किसने बनाया था, अजीमुल्ला। क्वेश्चन आता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 की प्लानिंग या शेड्यूल किसने बनाया था, तो वो किसने बनाया था, अजीमुल्ला खान ने। और ये किसका सलाहकार था, नाना साहब का। किसका सलाहकार था, नाना साहब का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान, और एक व्यक्ति और था राणोजी बापू। राणोजी बापू, इन दोनों ने मिलकर ही क्या की थी, 1857 की क्रांति की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। किसने, राणोजी बापू। राणोजी बापू। क्लियर, बात समझ में आई? तो नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने 1857 की क्रांति की योजना बनाई थी। तो अजीमुल्ला खान किसका एडवाइजर था, नाना साहब का था। किसका एडवाइजर था, नाना साहब का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप सभी को पता है तांते टोपे, जिसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिसने कहां से, ग्वालियर में क्रांति का लीडरशिप की थी। रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को पता है झांसी की रानी है रानी लक्ष्मीबाई। वाराणसी में इसका जन्म हुआ था। ग्वालियर में तांता टोपे के साथ लड़ी
पड़ी थी और वहीं पर इसकी मज़ार है, वहीं पर ये मर गई थी। और कुंवर सिंह जिसे बिहार का शेर कहा जाता है, बिहार का शेर कहा जाता है। तो याद रखिए अजीमुल्ला खां कौन है, नाना साहब के सलाहकार हैं। क्लियर, आगे देखिए। हाँ जी, जो स्टूडेंट PS टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है, जल्दी जल्दी इसको मौके को गवाओ मत, क्योंकि ये जो बैच है कंटिन्यूस में क्लासेस चल रही हैं, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कीजिए जिससे कि आप अपना संकल्प जो है पूरा कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम, पूछा क्या गया है, आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उसके सेशन होते हैं, उसके कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हर एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, पता है ना आप लोगों को, प्रधान बनाया जाता है, अगुवाई करता है, प्रेसिडेंटशिप हो जाती है। तो उसमें से सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था, जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं उन कांग्रेस के सेशन में से जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उसमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ दत्त। हाँ जी स्टूडेंट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मैं आप लोगों को एक हिंट दे सकती हूँ कि 1923 का जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, 1923 के कांग्रेस के सेशन की इसने क्या की थी, प्रेसिडेंटशिप की थी, मतलब कि ये यहाँ का क्या बना था, कांग्रेस के सेशन का क्या बना था, प्रधान बना था। 1923 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे, आई थिंक शायद गया में हुआ था या इलाहाबाद में, दोनों सेम ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलाहाबाद या गया में हुआ था। तो याद रखिएगा 1923 के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ था, इस सेशन की अध्यक्षता इस व्यक्ति ने की थी। तो बताइए कौन था वो व्यक्ति, तो वो कौन था, अब्दुल कलाम आजाद था। कौन था, अब्दुल कलाम आजाद था, APJ अब्दुल कलाम आजाद था, जिन्होंने 35 साल की, इनकी एज कितनी थी, 35 ईयर थी, 35 इनकी एज थी। उस एज के अंदर क्योंकि सबसे कम उम्र में ये जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, जितने भी व्यक्ति कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं वो इससे ज्यादा उम्र के थे, सिर्फ APJ अब्दुल कलाम ऐसे थे जो कांग्रेस के सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति थे। कब, 1923 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो वो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम 1923, 35 की इनकी एज थी, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले मेंबर थे। इसके अलावा अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी जो थे कांग्रेस के, एक बार ही कांग्रेस के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। कब, 1924 में। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र में प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति थे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक सा व्यक्ति है जो काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि काकोरी है क्या। पहले हम, क्योंकि जब हम तक हमें काकोरी नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम काकोरी समझते हैं कि काकोरी है क्या। सुनिए, एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो काकोरी है, काकोरी एक स्टेशन है, काकोरी एक स्टेशन है, ध्यान से सुनिए। देखिए एक्चुअली होता क्या है, 1925 के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। 1925 के अंदर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था HRA। HRA एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर, बात समझ में आई। जिसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्लियर, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, क्योंकि क्रांति करनी थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न सरकारी खजाने को, मतलब जो गवर्नमेंट जो खजाना है उसको क्या किया जाए, लूटा जाए। तो इन्होंने की प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से, कहां से, लखनऊ से एक ट्रेन जा रही होगी, कहां पे, सहारनपुर।
कहाँ पे जा रही होगी? सहारनपुर। कहाँ पे जा रही होगी? लखनऊ से एक ट्रेन जा रही होगी, कहाँ पे जा रही होगी? सहारनपुर जा रही होगी। बीच में आपको पता है ट्रेन का स्टॉपेज आता है, तो बीच में गांव आता है जिसका नाम है काकोरी स्टेशन। काकोरी स्टेशन या काकोरी गांव। इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि जैसे ही ट्रेन काकोरी में रुकेगी वहीं पर हम इसको ट्रेन के अंदर जो सरकारी खजाना है उसको हम क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। बात समझ में आई कि ट्रेन के अंदर जो सरकारी खजाना रखा हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। लेकिन इस बात की खबर अंग्रेजों को पहले ही लग जाती है, ठीक है। तो अंग्रेजों को जब ये पता चलता है कि काकोरी स्टेशन पे ये यहाँ पे क्या करेंगे? लूटपाट करेंगे, तो अंग्रेज जो है यहाँ पर काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी जगह पर ये क्या करते हैं? जो व्यक्ति थे जो लूटने गए थे, कौन कौन से? सत्येंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी और अशफाक उल्ला खां। ध्यान रखना ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाया है। बहुत ही अच्छा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि काकोरी क्या है? काकोरी एक स्टेशन है जहां पर इन सभी व्यक्तियों ने कौन से एसोसिएशन ने? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको क्या किया था? लूटा था। लेकिन अंग्रेजों को ये खबर पहले ही लग जाती है। वो क्या करते हैं? सचिंद्रनाथ सान्याल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लोहड़ी को, और राजेंद्र लोहड़ी है, याद रखिएगा, राजेंद्र लोहड़ी और अशफाक उल्ला खां को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आई है? और ये जो था, इन्होंने जो काकोरी वाला जो इन्होंने प्लानिंग की थी वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया? सचिंद्रनाथ सान्याल को, राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लोहड़ी को, अशफाक उल्ला खां को। और ये किससे जुड़े हुए थे? HRA से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना 1925 में कहां पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहां पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। क्लियर? बात समझ में? क्वेश्चन आता है HRA की फुल फॉर्म बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। कहां पे की थी? कानपुर में 1925 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसमें लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को बीच में लूटा गया था। इसमें राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए क्या पूछा गया? काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल है, मैंने अभी आपको बताया, सही है। रोशन सिंह है, ये भी सही है। अशफाक उल्ला खां है। और कौन नहीं है? भगत सिंह नहीं है। कौन नहीं है? भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस से या सैंडर्स हत्याकांड से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप सभी को पता है भगत सिंह जिसने क्या की थी? नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो भगत सिंह जो थे वो HSRA से जुड़े हुए थे, न कि HRA से। भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, न कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। बात समझ में आई? जो भगत सिंह थे वो HSRA से जुड़े हुए थे, HRA से जुड़े हुए नहीं थे, याद रखना, ठीक है। तो काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? भगत सिंह नहीं है। कौन नहीं है? भगत सिंह नहीं है। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी, इससे पहले आपको ये समझ में आ गया? क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो? नेक्स्ट देखिए, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं भाई जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। दिसंबर के अंदर जो जिन बच्चों का सपना है, संकल्प है कि दिसंबर के अंदर हम यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। हिस्ट्री मैम, जहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी, हर तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे आप लोगों